हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बुक 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ईयू के बारे में, यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है। इसके पॉजिटिव्स भी देखेंगे, इसके नेगेटिव्स भी देखेंगे कि क्यों बना, कैसे बना, कितना टाइम लगा इसको बनने में। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे आशियान। ठीक है। आशियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे बनने के, आशियान के क्या पिलर्स हैं। ठीक है, उनको भी जानेंगे। आशियान के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आशियान के बाद हम पढ़ेंगे चाइना, कि चाइना ने कैसे इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की और इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बन गया, वो तो चाइना के बारे में पढ़ेंगे। और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, उससे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पीस एंड प्रोस्पेरिटी आई, रूरल एरियाज़ में उतनी प्रोस्पेरिटी नहीं आई। फिर हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। क्यों जापान एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ पढ़ने के लिए, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर किसी ने न्यूक्लियर वॉर को या न्यूक्लियर वेपन को झेला तो वो जापान था। और न्यूक्लियर अटैक होने के बावजूद भी जापान एक इंडस्ट्रियल हब बन के उभरा है, तो इसलिए जापान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, साउथ कोरिया के बारे में। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कंट्रीज फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर किसी एक कॉन्टिनेंट को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था तो वो कौन सा था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। कि वहाँ की कंट्रियाँ आपस में लड़के ही एक दूसरे का नुकसान किया। जान की भी हानि हुई और माल की भी हानि हुई, यानी इकोनॉमिक लॉस भी हुआ और पॉपुलेशन का भी लॉस हुआ। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूरोपियन कंट्री फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल, यानी इकोनॉमिक तहस नहस हो गई, सारा पैसा गोला बारूद बम पे लग गया है, तो वहाँ के लोगों के लिए फिर काम करना, इंडस्ट्री सेटअप करना। सोशल रिकंस्ट्रक्शन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ विच द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री मूव टुवर्ड्स रीडिफाइनिंग देयर म्यूचुअल रिलेशन, यानी जो एनिमिटी वाले रिलेशन थे, जो दुश्मनी वाले रिलेशन थे, अब उसको पीसफुल रिलेशन में टर्न करना है। तो अगर पीसफुल रिलेशन होंगे तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो पाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कुछ हम प्रिंसिपल बनाएंगे, कुछ नैतिक सिद्धांत बनाएंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, जिससे एक दूसरे के ऊपर हम ओवर रीच ना कर पाए। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेशन, के आपस में कोऑपरेट करना है, फाइट नहीं करना है, कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है। आफ्टर 1945 द कोल्ड वॉर ऑल्सो प्लेड। द कोल्ड वॉर किसके बीच में हो रही है, यूएसए एंड यूएसआर के बीच में। और वहाँ पे फाइट चल रही है कि कितनी ज़्यादा कंट्री हमारे साथ अटैच हो सकती है। तो इसका फ़ायदा वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी उठाया, कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएस सिस्टम को अपने साथ ले आए और नाटो के अंडर आके और मार्शल प्लान के अंडर आके उन्होंने इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हेल्प की। After the 1945, the Cold War played an important role in strengthening mutual relations among the European countries. America played an important role in restructuring the economy of European countries under the Marshall Plan. तो ये मार्शल प्लान याद रखना है कि मार्शल प्लान एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है, यानी वो इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है, जबकि नाटो क्या है, नाटो एक मिलिट्री हेल्प की एक ट्रीटी है। अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी ओईईसी वाज एस्टेब्लिश। और ये कब एस्टेब्लिश हुई है, डेट याद रखना है, समटाइम्स एमसीक्यू में आता है कि ओईईसी एस्टेब्लिश होती है 1948 में। अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, अब यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, वाज आल्सो एस्टेब्लिश अंडर द नाटो। हमने पता पढ़ा था ना, बताया आपको कि नाटो एक सिक्योरिटी ट्रीटी है, सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री ट्रीटी है, जबकि जो मार्शल प्लान है वो एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है, कि वो इकोनॉमिकली आपको हेल्प करेंगे, पैसा प्रोवाइड कराएंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन, एज अ पॉलिटिकल कोऑपरेशन द यूरोपियन काउंसिल, ये याद रखना कि यूरोपियन काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुई थी। यूरोपियन काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1949 एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब एस्टेब्लिश होती है, 1957 में। तो ये डेट याद होनी चाहिए कि ओईईसी किसके अंडर में एस्टेब्लिश होती है, मार्शल प्लान के अंडर में। और कब एस्टेब्लिश होती है, 1948 में। और यूरोपियन काउंसिल कब एस्टेब्लिश होती है, 1949 में। एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब एस्टेब्लिश होती है कि 1957 में। एंड इसी का आगे फर्दर प्रोग्रेस क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1992। द यूरोपियन यूनियन फंक्शन लाइक अ ह्यूज नेशन स्टेट, यानी एक बड़ा नेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम पढ़े होंगे कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कुछ कॉमन होम अफेयर्स भी थे। The formation of the European Union made it easier to formulate policy for common foreign and security policy, यानी अगर यूरोपियन यूनियन वाली जो कंट्रीज है जो उसमें इंक्लूड है, वो इंडिविजुअली किसी दूसरे देश के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, वो एज अ यूनियन रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, कि जैसा रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ है वैसे रिलेशन उस यूनियन के अंदर आने वाली एक इंडिविजुअल कंट्री के साथ वैसे रिलेशन रहने वाले। कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन इंटरनल अफेयर्स एंड जस्टिस रिलेटेड इशूज। द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन करेंसी यूरो, फ्लैग भी है उनका, एक एंथम भी है एंड फाउंडिंग डे भी है। हाउएवर द अटेम्प्ट टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन वाज नॉट सक्सेसफुल, यानी वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। अदरवाइज उनके पास एक करेंसी भी है, एक फ्लैग भी है, एक एंथम भी है एंड फाउंडिंग डे भी है।
In terms of relation with the other country, the European Union adopted a common foreign policy and security policy and expanded the cooperation area of the union by including new members. आगे चल के हम एक मैप देखेंगे कि उसमें न्यू मेंबर्स कौन से इंक्लूड हुए हैं। तो न्यू मेंबर ये वाले इंक्लूड हुए हैं जो पहले यूएसएसआर के साथ में, बाद में वो आके किसके साथ मिल गए, ईयू के साथ मिल गए। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन की, कैसी इसकी इन्फ्लुएंस है, कितनी पावर है इसके पास। तो इस इन्फ्लुएंस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है मेजरली, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड लास्ट वन इज द मिलिट्री इन्फ्लुएंस। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के इसके चांसेस होते हैं। The European Union has extensive influence in the field of economic, political, diplomatic and military power. तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसे है इसकी, EU is the world second biggest economy with a GDP of more than 70 trillion dollars in 2016 next to the USA, यानी USA के बाद EU की combined GDP आता है। Its currency euro can pose a threat to the dominance of US dollar, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में भी उसका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है। तो यूरो क्या कर सकती है, चैलेंज पोज कर सकती है यूएस डॉलर को। जैसे आज के टाइम में यूएस डॉलर इज अ यूनिवर्सल करेंसी, कोई भी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मैक्सिमम जो फॉरेन ट्रेड होती है वो सब यूएस डॉलर्स में ही होती है। ठीक है, द ईयू शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएसए, यानी वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है ईयू का यूएस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। allowing it to be more assertive in trade disputes with the USA and China. ट्रेड डिस्प्यूट्स मतलब कि ट्रेड टैरिफ को लेके कि टैरिफ कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेड डिस्प्यूट्स कहाँ पे होते हैं, WTO में होते हैं। ठीक है, तो इनमें वो एक असर्टिव पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे वो इनसे दबने वाला नहीं है। इट हैज़ एन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, अपने क्लोजेस्ट नेबर पे तो इसका इन्फ्लुएंस है ही, बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी ईयू का एक इन्फ्लुएंस जाता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक अपना इन्फ्लुएंस है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में उसका एक बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो जब उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका से भी बहुत ज़्यादा होगा। Political and diplomatic influence. The EU has also political and diplomatic influence because France hold permanent seat in the UN Security Council. तो UN Security Council में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक फ्रांस भी है। एंड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो टोटल 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आगे चल के हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में कवर करेंगे। The EU is able to influence some of the US policies such as the current US position on the Iran's nuclear program. इट्स डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब बातचीत का तरीका, कि डायरेक्ट आप मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि शायद बातचीत से चीज़ें सोल्व हो रहा है, तो उसे ही डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। In its diplomacy, economic investment and negotiation have been effective as in case of the dialogue with the China on human right and environmental degradation. तो चाइना के साथ वो बातचीत करके, पैसा इन्वेस्ट करके जो ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहा है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को सही करने की वो कोशिश करता है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसे, कि यूज कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी यूएसए के बाद, एंड ऑल्सो कम सेकंड आफ्टर द टोटल स्पेंडिंग्स ऑफ यूएस इन डिफेंस, यानी नंबर्स में भी सेकंड नंबर पे आता है और स्पेंडिंग में भी, कि फोर्सेस पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, सेकंड नंबर पे आता है। फ्रांस ऑल्सो पोजेस न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ 335 न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी उनके पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड से न्यूक्लियर बम्स हैं। इट ऑल्सो द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी फ्रांस की जो स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। नेक्स्ट क्या है कि किसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस कैसे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा क्या, कि यूएस पॉलिसीज़ के समटाइम्स कुछ कंट्रीज फेवर में आ जाते हैं, कुछ कंट्रीज उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो वहीं पे क्या होता है, एक लिमिटेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन क्रिएट होता है। एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU इज एबल टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इशू, but its member states often conflict with each other because they have their own foreign and defense policies. For example, British Prime Minister Tony Blair supported America in the American attack on Iraq, while the Germany and France were against it. जबकि 2016 से पहले ब्रिटेन भी तो यूके मेंबर ही था, तो ब्रिटेन उसको सपोर्ट कर रहा है यूएस को, एंड जर्मनी और फ्रांस उसके अगेंस्ट में है कि नहीं भैया हम इस पॉलिसी को आपको सपोर्ट नहीं करते। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो है ना। जबकि ईयू में क्या था, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, तो हर कोई एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो ये ईयू की लिमिटेशन है। There were also disagreement in some parts of the Europe over the introduction of euro currency, यानी डेनमार्क और स्वीडन ने इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट चले गए कि नहीं भाई हम एक सिंगल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री में एक अपनी डोमेस्टिक करेंसी को रखना चाहते हैं। which led former British Prime Minister Margaret Thatcher to keep Britain out of the European market. Additionally, Denmark and Sweden also opposed the Maastricht Treaty and the adoption of the common European currency and the euro.
तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन से ज़्यादा हमें इसके इन्फ्लुएंस पता होने चाहिए कि इसके क्या क्या पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, क्या इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, क्या इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ये एक मैप है। ये जैसे हमने बताया कि जो ऑरेंज वाली कंट्री है न्यू मेंबर्स है। न्यू मेंबर्स कौन से हैं? जो यूएसएसआर के साथ चले गए थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। बाद में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वापस से ईयू का पार्ट बनने की कोशिश करने लगे कि भैया हमें तो ईयू में आना है। ठीक है। और ये कुछ डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन है तो ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए 1951 में क्या हुआ, 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्री। कौन कौन सी? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि ईस्ट जर्मनी तो यूएसआर के साथ चली गई, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग साइंड अ ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है। अभी ईयू नहीं बना, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी बना, जिससे ट्रेड, इस सब कोल और स्टील में ट्रेड करना, इनकी फैक्ट्री में लगाना, टैरिफ लगना, उन सब चीज़ों में ये हेल्प करेगा। आगे क्या है कि फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन कब हुए? 1979। डेट तो सारी याद होनी चाहिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर रहा हूँ। 1979 जून में क्या होते हैं? फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। फिर क्या आता है कि 1990s में क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल गिर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? 1990 अक्टूबर में यूनिफिकेशन, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। 7 फरवरी 1992 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन होती है, न्यू एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं, बाकी आप सारी पढ़ लेना, बस ये कुछ 3 या 4 डेट्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? आशियान। आशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया वाज द कॉलोनी ऑफ जापान यूरोपियन कंट्री बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी और उसके बाद भी वो क्या रही? कॉलोनीज बन के रही। तो उस कॉलोनी से क्या हो गया? उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हुआ है, तो जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो आशियान में क्या हुआ? जो साउथ एशियन कंट्रीज थे उन्होंने कहा भैया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन से एक दूसरे की हेल्प करके इन सब चीज़ों से म्यूचुअली कोप अप करेंगे। तो ड्यू टू विच द रीजन वॉज एक्सप्लोइटेड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, एज अ रिजल्ट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर साउथ एशिया फेस प्रॉब्लम लाइक नेशन बिल्डिंग के नेशन बनाना में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी आ गई, गरीबी आ गई, लोगों के पास जॉब नहीं है, उतने उस लेवल का एजुकेशन नहीं है, तो जॉब्स कैसे मिले? तो पॉवर्टी, गरीबी आ गई। तो इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए सारी साउथ एशियन कंट्रीज ने, सारी नहीं, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज ने मैक्सिमम क्या किया कि एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसको हमने बोला आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनफॉर्मल एफर्ट लाइक बांगडुंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब हम इंडियन वाली बुक पढ़ेंगे, इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बट बांगडुंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट दोनों सिमिलर चीज़ है। बांगडुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी कि एफ्रो एशियन यूनिटी, क्योंकि जो कोलोनाइज नेशंस थे उनकी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, उनमें ट्रेड को फ्लरिश कराने के लिए, वहाँ पे चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए, सोवरेनिटी को इंप्रूव करने के लिए बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुई। और नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन टारगेट क्या था कि जब कोल्ड वॉर वाले टाइम में, नॉन अलाइन मतलब कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, ना हम कैपिटलिस्ट सिस्टम वालों के साथ अलाइन होंगे और ना ही हम सोशलिस्ट सिस्टम वालों के साथ अलाइन होंगे। हम इंडिविजुअली अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखेंगे और अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करे। हम किसी के साथ साझा हाथ शेयर करने वाले, हैंडशेक करने वाले नहीं है। The non-aligned movement were also not yielding much success in establishing unity among the countries of Asia and the third world. थर्ड वर्ल्ड उन्हें बोला जो डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है बट इकोनॉमिक प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं है। Hence, considering all these reasons, in the year of 1967, ईयर याद रखना, in the year of 1967, और इन 5 कंट्रीज के नाम भी याद रखने। The 5 countries of this region signed a Bangkok Declaration, और ये भी याद रखना कि आसियान किससे बना? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। Established the South East Asian Nations Organization. The 5 signatory country were include क्या कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो दीज 5 कंट्रीज साइन कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन। और कब हुआ है? 1967 में। बट इन लेटर ईयर द नंबर इंक्रीज टू 10। बाकी फिर 5 कंट्रीज भी आगे, कौन कौन सी? ब्रूनई, वियतनाम, लाओस, और ये भी याद रखना कि म्यांमार एंड कंबोडिया। तो दीज 5 कंट्रीज लेटर ऐड हुई, तो टोटल का नंबर कितना हो गया है? 10। In the year of 1995, the members of the ASEAN signed a deal to create a nuclear free zone, कि भैया हमारे यहाँ कोई भी ना न्यूक्लियर वेपन होगा। तो न्यूक्लियर फ्री जोन इन द साउथ ईस्ट एशिया टू प्रिजर्व द साउथ ईस्ट एशियन रीजन एज अ रीजन फ्री ऑफ न्यूक्लियर एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी हम इस एरिया में कोई भी ऐसा वेपन प्रोड्यूस करने या रखने की अनुमति नहीं देंगे, या कंट्री को प्रमोट नहीं करेंगे कि भैया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप रखें। द आसियान अडॉप्टेड अ विजन 2020 in 1997, and by 2015 it launched the ASEAN community which comprise 3 pillars। इन pillars को अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। विजन 2020 क्या था कि भैया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ के अब हमें एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लानी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, सोशो कल्चर प्रोग्रेस करनी है, और इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है।
टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, पॉवर्टी वगैरह वो कुछ चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट फॉर द प्रोस्पेरस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टू प्रमोट रीजनल पीस, के भैया हमें कन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट नहीं करना है। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में भी कन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट होते हैं ना, कि फाइट किसी और की, लड़ाइयाँ कहीं और हो रही हैं, तो कह के भैया हमें कोई कन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट नहीं करना है, हमें पीसफुल कम्युनिटी मेंटेन रखनी है। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया रूल ऑफ लॉ से चलेंगे, जैसा कानून है उसके हिसाब से चलेंगे, कोई अपनी मन मर्जी का काम नहीं करेगा। और अगर हर कोई रूल के हिसाब से चलेगा तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होने का सिचुएशन वैसे ही डाउन हो जाता है। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो हमारे मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उन पर हम कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और असिस्ट भी करेंगे, जो पीछे रह जाएंगे उनको असिस्ट भी करेंगे इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड। आशियन कंट्रीज हैव प्रेज व्हाट हैज कम टू बी नोन एज द आशियान वे। तो क्या था आशियान वे के भैया, इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, सोवरेनिटी, नेशन की जो सोवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करना है और बाकी चीज़ों में कोऑपरेट करना है, इनफॉर्मल रहना है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल, याद रखना है, ये आता है क्वेश्चन में कई बार के व्हाट इज आशियान वे, इसको हम क्वेश्चन आंसर में भी कवर करेंगे, बट एक बार आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल नॉन कन्फ्रंटेशनल, के भैया कोई दिक्कत आ रही है तो फाइट नहीं, कि मिलिट्री उतार दिया फाइट ही कर रहे हैं डायरेक्ट, नहीं, बातचीत करेंगे। एंड अ कोऑपरेटिव कॉन्टैक्ट, तो इसी को बोला गया आशियान वे, इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनल एंड कोऑपरेटिव। द फंक्शनिंग ऑफ द आशियान डिपेंड ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल सॉवरेनिटी, के भैया इंटरनल मैटर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे हम, वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स, आपको जो करना है इंटरनली करें, बाकी हम एक दूसरे नेशन की कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे। आगे क्या है जो हमने ऊपर पढ़े थे, थ्री पिलर्स, ये भी याद होने चाहिए, थ्री पिलर्स ऑफ द आशियान कम्युनिटी। तो फर्स्ट पिलर क्या है कि आशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो आशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी एम्स टू लिफ्ट द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल थ्रू कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। दैट आर पीपल ओरिएंटेड, यानी लोगों को सेंटर रखें, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे जहाँ पे पीपल सेंटर में, लोग सेंटर में। आर पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंटर्ड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे बट ऐसा डेवलपमेंट नहीं करेंगे कि एनवायरमेंट हद से ज़्यादा डिग्रेड हो जाए, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। एंड गियर टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज की जनरेशन की तो नीड पूरी करनी करनी है, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम ही कंज्यूम कर लें तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। टू फेस द न्यू एंड द इमर्जिंग चैलेंजेस इन द आशियान। आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या कहती है कि आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन द नोशन टू अवॉइड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, के जमीन के लिए हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे आपस में बैठ के, सो दैट इट वुड नॉट एस्केलेट इनटू द आर्म कन्फ्रंटेशन। जबकि इसके लिए कोई, इसके लिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वियतनाम और कंबोडिया के बीच में जो फाइट हुई थोड़ा टेम्पल वाले एरिया को लेके, वहाँ पे क्वेश्चन भी उठा के क्या आशियान आज के टाइम में भी उतना ही रीजनेबल है जितना पहले हुआ करता था। आशियान हैड सेवरल एग्रीमेंट इनटू फोर्स्ड ASEAN had several agreement into force by which member state promised to uphold peace, यानी हमें शांति बनाए रखना है, न्यूट्रलिटी के किसी की कोई पक्षपात नहीं करना, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स, यानी सबसे मेन मुद्दा क्या है कि हमें सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है। ASEAN Regional Forum ARF was established in 1994 to carry out the coordination of security and foreign policy। तो याद रखना कि ARF ASEAN Regional Forum का मेन टारगेट क्या था कि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को चेक करना है, और कब बना है 1994 में। अगला क्या आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, टू क्रिएट कॉमन मार्केट को, यानी कॉमन मार्केट क्रिएट करनी है कि इन 10 कंट्रीज में कहीं भी चीज़ें प्रोडक्ट बने किसी भी कंट्री में बिक सकती है, कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो सकती है। कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद आशियान स्टेट्स टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आशियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी क्या है कि जो अभी फिलहाल डिस्प्यूट्स चलते हैं इकोनॉमी को लेके, ट्रेड को लेके, वो लेके उनको और इम्प्रूव करना है, सेटलमेंट मैकेनिज्म को और इम्प्रूव करना है फॉर रिजॉल्विंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसिंग, यानी फ्री ट्रेड एरियाज क्या होते हैं कि जहाँ पे हम कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करते। तो ये क्या है, आशियान कंट्रीज का मैप है, इसको एक बार आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 5 कंट्रीज याद होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कौन सी आती है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और कब फाउंड हुआ था 1967 में, कौन से डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। आगे क्या पढ़ेंगे हम, चाइना। आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लेड बाय माओ इन 1949, चाइना इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, यानी इन्होंने सोवियत मॉडल क्या था कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा, प्लानिंग इकोनॉमी होगी, स्टेट कंट्रोल करेगा, मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, कैपिटलिज्म कुछ नहीं है।
was based on the Soviet model and had no connection with the capitalist world. In the initial period, Soviet Russia supported the development of China on the basis of which China used the capital obtained from agriculture to develop its economy by establishing big industry under the government control. के स्टार्टिंग में प्रोग्रेस हुई और यूएसआर भी इनको सपोर्ट कर रहा है. Efforts were made by it to provide employment and social welfare. तो ये तो किसी भी सोशलिस्ट सिस्टम का यही होता है कि सबसे पहले सबको एम्प्लॉयमेंट देना है और सोशल वेलफेयर करना है. तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू इट्स सिटीजन. वो जो यूएसआर वाली पॉजिटिव्स थे वो यहाँ पे पॉजिटिव्स हैं. The Chinese economy was growing at a rate of 5 to 6%, but the rapid annual population growth rate of 2 to 3% was undermining this growth rate. यानी जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है उस हिसाब से पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है. तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो कर जा रही है कि उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वो अंडरमाइन कर रही है कि उससे और स्पीड से हमें बढ़ना पड़ेगा तभी हम कोप अप कर सकते हैं इस रेट डिफरेंस से. The large section of the population was not able to benefit from the development. यानी चाइना तो बहुत बड़ी कंट्री है, डेवलपमेंट तो हुई, वहाँ प्रोग्रेस तो हुई, बट हर किसी को उसका फायदा नहीं मिला. The large section of the population was not able to benefit from the development process and the income from agriculture was not able to provide adequate capital and raw material for the industries. तो चाइना ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी. वही जो यूएसआर ने फेस की थी वही चाइना फेस करने लगा. बट यहाँ पे चाइना थोड़ा समझदार निकलेगा और वो पॉलिसी को चेंज कर देंगे और धीरे धीरे शोक थेरेपी की तरह अपने इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे कि फट से सब कुछ बेच दिया ओपन कर देना. नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, जिसकी वजह से चाइना इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन पाएगा, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बन पाएगा. चाइना शेयर इन फॉरेन ट्रेड वाज वेरी लो. अब वो तो वही थी पॉलिसी विचार की तरह कि नहीं भाई, ना हम बाहर से कुछ लेंगे और ना हम बाहर से कुछ मंगाएंगे, ना बाहर से कुछ भेजेंगे. एंड द पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. तो अब चाइना क्या लेके आता है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए? वो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है. तो चाइना मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स पॉलिसी इन 1970s टू सोल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो स्टैग्नेंट होती जा रही है, स्टेट कंट्रोल है, उसको धीरे धीरे ओपन करेंगे. एंड बिगेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972. स्टार्टिंग में तो उन्होंने अवॉइड करा कि भैया हम यूएस से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, बट उनको टाइम रहते समझ आ गया कि भैया चेंज होने में ही फायदा है, चेंज नहीं होंगे तो हम भी यूएसआर की तरह बेकार ही हो जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे. तो यूनाइटेड नेशन से उन्होंने 1972 में रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट किए. तो ये नाम याद रखना है. प्राइम मिनिस्टर जू एनलाई पास्ट 4 रिजोल्यूशन इन 1973 ब्रिंगिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन. किस किस चीज़ में मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर. द ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी क्या कहती है कि बाहर वाली कंट्रीज भी आके हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं. जैसे आज के टाइम में वो नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज टाइप के, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना, शेयर में इन्वेस्ट कर देना, वही ओपन डोर पॉलिसी के बाहर की करेंसी, बाहर की कंट्री आएगी और वो हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है. द ओपन डोर पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 बाय द लीडर डेंग जियाओपिंग. तो ये याद रखना है कि फोर मॉडर्नाइजेशन रिजोल्यूशन कौन लेके आया था? प्राइम मिनिस्टर जू एनलाई इन 1973. 1978 में क्या आता है? ओपन डोर पॉलिसी. कौन लेके आते हैं? डेंग जियाओपिंग. Achieving higher productivity through investment in foreign capital and technology became an important part of the Chinese government policy. अब ये भी याद रखना कि चाइना प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर इन 1982 एंड द इंडस्ट्री इन 1998. धीरे धीरे इन्होंने चीज़ों को ओपन करना शुरू करा, एकदम से नहीं करा शोक थेरेपी के थ्रू. तो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइज किया है 1982 में और इंडस्ट्रीज कब करी है? 1998 में. और इन्होंने क्या सेटअप करे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो ज़्यादातर होंगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट्स के लिए. और गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको सब बेनिफिट्स देती है, जैसे क्या कि टैक्स रिडक्शन, टैक्स नहीं लगेगा ज़्यादा, और आपको सस्ते दामों पे ज़मीनें मिलेगी और आपको बिजली भी सस्ते दामों में मिल जाएगी. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए मैन्युफैक्चर करी जाती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर एस्टैब्लिश टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टर टू सेटअप एंटरप्राइजेस वेयर ऑल ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव. यानी कोई ट्रेड बैरियर नहीं है. ट्रेड बैरियर क्या होते हैं कि व्यापार करने पे बैरियर्स लगा देना. कैसे बैरियर? समटाइम्स क्वांटिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटी पे बैरियर लगा दे कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप ट्रेड नहीं कर सकते. समटाइम क्या होता है टैक्स ओरिएंटेड होते हैं कि आपकी व्यापार पे टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा. China adopted market economy in its own way. For this, China opened its economy in a phased manner, not through the shock therapy. Shock therapy की तरफ फट से नहीं बोल दी. अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है समटाइम एग्जाम में. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनकरेज प्रोडक्शन विच इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रूरल इनकम. तो धीरे धीरे रूरल इनकम बनने लगी. जैसे ही रूरल इनकम इंक्रीज होगी वैसी सेविंग भी इंक्रीज होगी. जैसी सेविंग इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंप्रूव हो जाता है. Private saving in rural economy led to the rapid growth in the number of rural industry, leading to the rapid growth in both agriculture and industry. China emerged as the most attractive destination in the world for foreign direct investment. ठीक है, FDI के लिए. New trade laws and the creation of a special economic zone led to an increase in the foreign trade. Due to having sufficient foreign exchange reserve, क्योंकि अब वो export
एक्सपोर्ट करने लगे हैं, बाहर से चीज़ों को भेजने लगे हैं, तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आ गए। तो उससे क्या हुआ कि वो उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फिर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना इज करंटली इन्वेस्टिंग इन द अदर कंट्रीज। In order to open its economy to other countries, China became a member of the World Trade Organization in 2001. China's strategy is now to strengthen its relation with the world economy and shape the world order in its favor. तो ये तो उसके इम्पैक्ट थे। फाइनली कुछ रिजल्ट्स भी आए कि रिजल्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फायदा हुआ वो हर एक रीजन में नहीं हुआ। कुछ रीजन में जो कोस्टल एरियाज में थे, जो अर्बन सेंटर्स थे, वहाँ पे ज़्यादा फायदा हुआ, बट रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। China's economy has progressed due to implementation of new economic policies, but the benefits of this progress be not be availed by every section of the society. The unemployment rate increase हो जाएगा कहाँ पे, रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल की एजुकेशन नहीं है। जब भैया बाहर से कोई कंपनी आएगी वो तो बिल्कुल एक स्किल्ड लेबर की डिमांड करेगी ना। As a result of the new economic reforms, as a result of this economic development, problems like corruption and environmental degradation emerged. The economic gap between people living in rural and urban areas, coastal areas and the mainland was increasing. भाई coastal areas में ज़्यादा व्यापार हो रहा है, तो समुद्र से ही होता है, तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, mainland में उतना employment opportunity नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे उतनी economic progress नहीं हो पा रही है। China emerged as an economic superpower at the global and the regional level, and its interconnectedness with trading partners kept increasing, due to which China was in a position to establish its dominance all over them. तो भैया जब हम किसी को सामान भेजेंगे, हमारे ऊपर कोई डिपेंड हो जाएगा, तो भैया हम उनके ऊपर डोमिनेंस भी तो शो करेंगे। Countries like Japan, America, ASEAN, Russia were all ignoring other dispute due to their trade with China. Old dispute क्या, other disputes क्या, कि भैया आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, लैंड को लेकर भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जैसे समटाइम्स आशियान चाइना में लैंड को लेके भी समटाइम्स हो जाता है, या जो सोवरेनिटी को लेके भी होता है कि भैया आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो। जापान का भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाता है कई बार। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि व्यापार चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। हमने पढ़ा था ना जापान पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बावजूद भी वो इतनी जल्दी से डेवलप हो गया। जापान वॉज द ओनली कंट्री टू सफर द रेवेजेस ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। जापान joined the Organization for Economic Cooperation and Development OECD in 1964। तो यानी वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो फंड प्रोवाइड कराते हैं डेवलपमेंट के लिए। It was also the world third largest economy in 2017 and 11th most populous country globally. And it is the only Asian country with the membership of G7. G7 क्या है? G7 most developed countries of the world है। जापान contribute 10% of the United Nation budget। तो United Nation budgets में वो 10% का contribution जापान अकेला करता है। जापान has been a strategic security partner of the United States since the 1951। बॉम्ब अटैक के बाद, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, और ये भी कर देगा भाई हम तो अपनी आर्मी डिसबैंड नहीं कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी यूएस ही करेगा। Although Japan's military expenditure is only 1% of GDP, it is seventh largest in the world। और ये आर्टिकल 9 वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 9 में वो क्या कि हम तो अपनी आर्मी डिसबैंड कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी यूएसए करेगा। आर्टिकल 9 of the Japanese Constitution states that the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and forever renounce the threat or use of force as a means of settling international dispute। यानी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम आर्मी वार्मी का यूज नहीं करेंगे, हम बातचीत करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड में क्या है, साउथ कोरिया। At the end of the World War II, the Korean Peninsula was divided along the 38th parallel into South Korea। 38th parallel अगर हम ग्लोब पे देखें तो जो लाइंस होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनको बोला गया 38th parallel। The Republic of Korea and North Korea, the Democratic People's Republic of Korea. Both North Korea and South Korea finally became the members of United Nations on the 17th September 1991। ये डेट याद होनी चाहिए। South Korea experienced rapid development in all socio-economic dimensions during 1960s and 1980s, also known as the miracle of the Han River। ये क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मिरेकल ऑफ हान रिवर। ड्यू टू इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, इट बिकेम द मेंबर ऑफ द ओईसीडी इन 1996। जापान कब बना था ओईसीडी का मेंबर? 1964 में। और ये कब बना? 1996 में। By the 2017, South Korea had become the 10th largest military spender and the 11th largest economy in the world. Successful land reform, rural development, extensive human resources development, and rapid equitable economic growth। equitable मतलब कि अगर चाइना की तरह नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो किसी एक सेक्शन की या अर्बन एरियाज की हो रही है। इक्विटेबल मतलब कि हर एरिया में इक्वली उसका जो प्रपोर्शनेट आउटपुट जा रहा है वो बराबर जा रहा है। Have been the main factor responsible for the South Korea's high level human development. Other factors that contribute to the South Korea growth are export guidelines, strong redistribution policy, development of public infrastructure, effective institution and governance। तो ये था सेकंड चैप्टर जो हमने कवर कर लिया है। तो आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज करना। ये नोट्स आप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सेम पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज करें। जल्दी ही हम अगले वाले चैप्टर कवर करेंगे और जल्दी ही इनके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।